हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मौर्य काल का पार्ट सेकंड देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से मौर्य काल किस प्रकार का था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र की पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री रहे हैं। और आपको पता ही है कि उन्होंने अर्थशास्त्र में सब कुछ लिखा है मौर्य काल के बारे में। तो ये मौर्य काल को जानने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो आइए देखते हैं। अर्थशास्त्र की खोज 1905 ईस्वी में तंजौर के एक ब्राह्मण भट्ट स्वामी के द्वारा की गई। भट्ट स्वामी ने इस पुस्तक की पांडुलिपि में होता है दोस्तों हस्तलिखित प्रतिलिपि, हाथ से जो लिखी जाती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को मद्रास के लाइब्रेरियन प्रोफेसर श्याम शास्त्री को भेंट में दी या उपहार में दी। 1906 या 9 के दौरान प्रोफेसर श्याम शास्त्री ने इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया। 1909 ईस्वी में पहली बार संस्कृत में इसे पूर्ण रूप से प्रकाशित करवाया गया। 1915 ईस्वी में इसे पहली बार अंग्रेजी भाषा में अनुवादन करवा प्रकाशन किया। तो इस प्रकार से इसका सीक्वेंस चला है। ये 5 में तो खोज हुई है, 6 से लेकर 9 तक प्रोफेसर श्याम शास्त्री ने इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया। 9 में पहली बार संस्कृत भाषा में प्रकाशन हुआ और 15 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। आगे देखते हैं हम। 1924 ईस्वी तक अंग्रेजी भाषा में कुल 4 संस्करण प्रकाशित किए गए, जिनमें से 6ठा संस्करण सबसे प्रामाणिक था। इस पुस्तक में टोटल 15 अध्याय है, 15 चैप्टर है जिनको अधिकरण भी बोला जाता है। 180 सब चैप्टर है, प्राधिकरण है जिनको प्रसंग भी बोला जाता है। इस पुस्तक में टोटल 6000 श्लोक है। अब इन 15 अध्यायों में जो पहला अध्याय है विनयाधिकरण, इसमें शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने का उल्लेख किया गया है। और 6ठा जो चैप्टर है दोस्तों मंडल योनि, वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया है, जो कि राज्य को संचालित करने हेतु इसमें 7 प्रमुख अंग बताए गए हैं, जो कि शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार से 15 अध्याय में पहला चैप्टर विनयाधिकरण है, 6ठा चैप्टर मंडल योनि है जिसमें सप्तांग सिद्धांत बताया गया है। अंग है राजा, उसी को शासन करना है राजा को। तो सबसे महत्वपूर्ण राजा है। एंड राजा कहाँ रहेगा, उसका निवास स्थान है दुर्ग। किस पे शासन करेगा, जनता पर शासन करेगा, इट मीन्स जनपद। किसकी सलाह से करेगा, अमात्यों की सलाह से करेगा, मंत्रियों की सलाह से करेगा। राजा को साम्राज्य विस्तार के लिए सेना रखनी होगी, सेना को वेतन देना होगा, कोष देना होगा। एंड जो शत्रु का शत्रु होता है वो राजा का मित्र कहलाएगा। आपको ये बात दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप सभी के लिए याद रखनी है आपको कि अर्थशास्त्र में शत्रु के शत्रु को मित्र कहा गया है। तो एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, राजा। राजा कहाँ रहेगा, दुर्ग में रहेगा। किस पे शासन करेगा, जनता पर शासन करेगा, इट मीन्स जनपद पर शासन करेगा। किसकी सलाह से करेगा, अमात्यों की सलाह से करेगा, मंत्रियों की सलाह से करेगा। आप सभी ने अगर दोस्तों हिस्टोरिकल चैनल देखे होंगे टीवी पर, तो उसमें चंद्रगुप्त सीरियल एक आता था। चंद्रगुप्त सीरियल में अगर आपने नोट किया होगा तो उसमें मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। तो इस प्रकार से मौर्य काल में मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। एंड राजा को सेना रखनी होगी, सेना को वेतन देना होगा, कोष देना होगा। एंड शत्रु जो होता है, शत्रु का शत्रु, वो राजा का मित्र कहलाएगा। और जनरली राजा के मित्र तो होंगे ही राजा का सुख दुख में साथ देने के लिए। एंड इस प्रकार आइए आगे हम देखते हैं। अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमि व 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। 10 प्रकार की भूमि में से केवल 5 प्रकार की भूमि का ही वर्णन किया गया है। देवमात्रक, अदेवमात्रक, कृष्ट, अकृष्ट, स्थिर। तो ये 5 प्रकार की भूमि अर्थशास्त्र में बताई गई है। देवमात्रक जहाँ खूब वर्षा होती थी, अदेवमात्रक जहाँ वर्षा नहीं होती थी, कृष्ट जो भूमि जोती जाती थी उसे कृष्ट कहा जाता था, अकृष्ट जो जोती नहीं जाती थी, स्थल ऊंचाई पर स्थित भूमि को स्थल कहा जाता था। और दोस्तों किसान या काश्तकार को उस समय उपवास कहा जाता था। और आप सभी जानते हैं मौर्य काल में संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन होता था, राजा होता था। और आपको दोस्तों एक बात और याद रखनी है, मौर्य काल में सिंचाई हेतु मंडल कूप, जिनको रिंग वेल भी बोला जाता था, का प्रयोग किया जाता था। विशेष तौर पे आप याद रखना, मौर्य काल में सिंचाई हेतु मंडल कूप का प्रयोग किया जाता था। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको रिमेम्बर रखना है ये। और सुदर्शन झील के माध्यम से भी मौर्य काल में सिंचाई की जाती थी। आइए आगे हम देखते हैं कर। अर्थशास्त्र में कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख कर निम्न प्रकार है: भाग, सीता, प्रणय कर, बलि, सेतुबंध, हिरण्य, पिष्टि, उदक भाग, उद्रेंग, उत्संग,
पक्को शनिरोधे व्रति। तो ये प्रमुख कर है अर्थशास्त्र में वर्णित। आप इनको किस तरीके से याद रखोगे, तो जनरली आप एक फनी सी ट्रिक है, भाग सीता, यानी कोई सीता नाम की गर्ल है, उसको हम कह रहे हैं भाग सीता, परणे कर, परणे यानी विवाह होता है, परणे बंधन, तो विवाह कर, या फिर बलि चढ़ जा, सेतुबंध बनना। सेतुबंध आप समझते हो दोस्तों, जो रक्षा करने को कहा जाता है कि अपने चारों तरफ परकोटा बनाना रक्षा का, उसको सेतुबंध कहा जाता है। हिरण्य हिरण, और विष्टि, विष्टि मतलब बाहर भाग रहा है, उदक भाग, उदरेंग यानी उसके संग भाग जा, उस संग, पको सन्निरोधय या फिर पकाने का व्यवसाय शुरू कर, वृत्ति यही आपका व्यापार है, वृत्ति है। तो इस प्रकार जनरली आप याद रख सकते हो। वैसे तो आपको याद हो जाएंगे, ऐसे ट्रिक की कोई नीड नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर रिमेम्बर ट्रिक से रखना चाहो तो इस प्रकार से रख सकते हो। आइए इनको देखते हैं। भाग, उत्पादित उपज पर लिया जाने वाला कर, कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। अर्थशास्त्र में एक लाइन कही गई है, भाग षष्टम दे, यानी कर के रूप में 1/6 भाग लिया जाता था। सीता, राजकीय भूमि या वन्य भूमि से प्राप्त कर ये सीधे राजकीय कोष में जमा होता था। परणे आपातकालीन कर होता था। बलि कर ये एक प्रकार का भू राजस्व होता था जो 1/4 भाग लिया जाता था। सेतुबंध ये सिंचाई कर होता था। हिरणी नगद के रूप में लिया जाने वाला कर। विष्टि बेगारी कर होता था। उदक भाग या उंदरेग ये सिंचाई कर है। प्रवेश्य कर, प्रवेश यानी आने पर लगने वाला कर, यानी कोई वस्तु आ रही है, आयात कर रहे हैं हम, तो उस पे लगने वाला कर आयात कर। निष्क्राम्य यानी बाहर जा रही है कोई वस्तु, कोई निर्यात कर रहे हैं हम, तो वो कर निर्यात कर। वृत्ति कर ये 3 क्षेत्रों पर लिया जाता था, व्यापार, कृषि, पशुपालन, इन तीनों पर सम्मिलित रूप से लिया जाता था, उसको कहते थे वृत्ति कर। उत्संग कर नाम से ही पता चल रहा है, उत्सवों पर लिया जाने वाला कर। परहित कर, पर से आप याद रख सकते हो, पशुचारण पर लिया जाने वाला कर। पको सन्निरोधे ये एक प्रकार का इंटरेस्टिंग कर है, सड़क पर गंदगी व कीचड़ फैलाने पर लिया जाने वाला कर। इस प्रकार का कर अभी भी लगना चाहिए, तो मौर्य काल में इस टाइप का भी कर लिया जाता था, सड़क पर गंदगी व कीचड़ फैलाने पर लिया जाने वाला कर। तो इस प्रकार से ये प्रमुख कर है दोस्तों। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था। तो 2 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी अर्थशास्त्र में। 2 प्रकार के गुप्तचर पाए जाते थे, संस्था, संचारा। संस्था एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते थे, और संचारा ये भ्रमणशील गुप्तचर थे, यानी जगह जगह पर जाकर गुप्तचरी करते थे। और प्रमुख गुप्तचर भी बताए गए हैं अर्थशास्त्र में, जैसे काप्टिक विद्यार्थी के रूप में रहने वाला गुप्तचर, गृह प्रतीक गरीब किसान के रूप में रहने वाला गुप्तचर, वैदेहिक वैसे व्यापारी गरीब व्यापारी के रूप में रहने वाला गुप्तचर, उदय स्थित भिक्षु साधु के रूप में रहने वाला गुप्तचर, तापस यानी तपस्वी जटाधारी तपस्वी के रूप में रहने वाला गुप्तचर। तो ये प्रमुख गुप्तचर है अर्थशास्त्र में जो वर्णित है। अब हम देखते हैं प्रशासन। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। चाणक्य ने केंद्रीय व प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख किया है, परंतु उन्होंने नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया है। तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया गया है। नहीं से ही, ने से ही याद रख लेना, नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, अतः मंत्री परिषद को राज्य की वैधानिक आवश्यकता बताया है। अभिलेखों में मंत्री परिषद को परिसा कहा गया है। केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी राजा ही सब कुछ होता था। प्राचीन भारत में सबसे विशाल नौकरशाही मौर्य काल में थी। नौकरशाही आप समझते हैं दोस्तों, और जो ढांचा होता है जो कानूनों को क्रियान्वित करता है उसको ही नौकरशाही कहते हैं। तो वो सबसे बड़ी थी, प्राचीन भारत की सबसे बड़ी नौकरशाही मौर्य काल में थी। राजा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च प्रशासक, सर्वोच्च सेनापति होता था, यानी राजा ही सब कुछ होता था। राजा ने जो बात की थी वो पत्थर की लकीर है। 18 तीर्थ प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे। तो प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी होते थे वो 18 थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। 26 अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उनको अध्यक्ष कहा जाता था, ये 26 होते थे, और राजा सहित 27 होते थे। तो आप इन दोनों का डिफरेंस याद रखें। 26 अध्यक्ष अर्थशास्त्र में वर्णित है, लेकिन राजा समेत 27 होते थे। तीर्थ और अध्यक्ष की संयोजक कड़ी युक्त या जिनको उपयुक्त भी कहा जाता था, तृतीय श्रेणी के अधिकारी होते थे। इन सभी अधिकारियों के परीक्षण से पूर्व चरित्र की जांच, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे, यानी इनकी भी परीक्षा होती थी दोस्तों। यानी जो पॉलिटी है, मौर्य काल की जो पॉलिटी है उसमें एंट्री के लिए एग्जाम होता था, वो अर्थशास्त्र में बताया गया है।
मैं तो नहीं कह रही हूँ, अर्थशास्त्र में बताया गया है, आप देख लो। इन सभी अधिकारियों के परीक्षण से पूर्व चरित्र की जांच, जिसे उपधा परीक्षण कहते। तो एक प्रकार का ये एग्जाम ही है जिसको पास करके ही इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती थी। तो उसका नाम था उपधा परीक्षण। जैसे अपनी होती है आरपीएससी के थ्रू ही हम एंट्री लेते हैं सर्विस में, उसी प्रकार से उपधा परीक्षण के थ्रू ही ये पॉलिटिक्स में एंट्री लेते थे। मंत्री परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते थे, सामान्य मंत्री और राजा के विश्वास पात्र। सामान्य मंत्री का वेतन होता था 12,000 पण वार्षिक, और राजा के जो विश्वास पात्र होते थे, जिसमें केवल 4-5 लोग ही शामिल होते थे, उनका वेतन होता था 48,000 पण वार्षिक, 48। तो दोस्तों पन जो है वो चांदी का सिक्का थी, ये राजकीय मुद्रा थी मौर्य काल की। तो आप इसको याद रखिए, पन राजकीय मुद्रा थी, चांदी का सिक्का हुआ करती थी। और दोस्तों जो राजा था उसकी रक्षा महिला अंगरक्षिकाओं के द्वारा की जाती थी, यानी महिला ही राजा की रक्षा करती थी, उनको समारा अनुरांगनी कहा जाता था। ये बात भी आप याद रखें। देखते हैं फर्स्ट पार्ट के अध्यक्ष। फर्स्ट है पणियाध्यक्ष। तो दोस्तों पन जो है वो मौर्य काल की मुद्रा है, ये चांदी का सिक्का हुआ करती थी। तो पन मौर्य काल की मुद्रा है, तो हम इजीली इसको गेस कर सकते हैं कि पन यानी मुद्रा है, यानी व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड ये कुछ होगा। तो पणियाध्यक्ष क्या है, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष है। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्ष। शुल्क यानी दोस्तों क्या होता है, कर ही होता है, तो ये चुंगी और कर वसूलने वाला अधिकारी है। सूत्राध्यक्ष, सूत्र किसे कहते हैं, धागे को कहते हैं, तो ये वस्त्र उत्पादन अधिकारी है। सीताध्यक्ष, सीता दोस्तों भूमि को कहा जाता है, तो ये राजकीय भूमि वन्य भूमि से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी है। ये सीता नाम का एक कर भी था मौर्य काल में, जो कि राजकीय भूमि से लिया जाता था। तो इस प्रकार से ये बहुत सिमिलियर है। सीता हम 2-3 बार पढ़ेंगे इस कर को या अध्यक्ष को, तो हम वैसे इजीली गेस कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है संस्था अध्यक्ष। संस्था किसको कहा जाता है दोस्तों, संगठन को ही, तो ये व्यापारिक संगठनों का अध्यक्ष था, या इसको व्यापार का अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। गणिका अध्यक्ष, गणिका मीन्स वेश्याएं, तो गणिकाओं का अध्यक्ष या वेश्याओं का अध्यक्ष। अब है नेक्स्ट नवाध्यक्ष। तो नव से हम इजीली गेस कर सकते हैं, नव मीन्स नौसेना, नौसेना का ये अधिकारी था, अध्यक्ष था। लवणाध्यक्ष, लवण किसको कहते हैं दोस्तों, मारवाड़ी में नमक को लून कहा जाता है, तो लवण लून, तो इजीली हम गेस कर सकते हैं ये नमक का अधिकारी था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूताध्यक्ष। तो धूत जुआ होता है दोस्तों, महाभारत में वो जो शकुनी था वो पाशा खेलता था, है ना, एक प्रकार का वो जुआ ही था। तो दूताध्यक्ष, धूत मिस क्या होता है, जुआ होता है, तो ये जुए का अधिकारी था। देवताध्यक्ष, देवता है तो धार्मिक मामलों का ही होगा सर्वोच्च अधिकारी, तो ये धार्मिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी है, देवता धर्म से रिलेटेड होते हैं। अब है बंधनकाराध्यक्ष। तो दोस्तों बंधन नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ बंधन है, कोई आजादी नहीं है, तो वो एक प्रकार से हमारे लिए जेल है। कोई आजादी नहीं है हमें, हम बंधन में रह रहे हैं, तो वो जेल है, तो जेल का सर्वोच्च अधिकारी ये हुआ करता था। लोहा अध्यक्ष, लोहा क्या है दोस्तों, धातु है, तो ये धातु विभाग का अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, अश्व किसे कहते हैं, घोड़े को कहा जाता है, तो ये घोड़ों का अध्यक्ष हो गया। हस्त्याध्यक्ष, ये हाथियों का अध्यक्ष हो गया। सुवर्णाध्यक्ष, सुवर्ण किसे कहा जाता है, सोने को कहा जाता है, तो ये सोने का अध्यक्ष। पतनाध्यक्ष, पतन दोस्तों बंदरगाह को कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो भी है पतन रिलेटेड कुछ है, जैसे ये भड़ोच गुजरात में हुआ करता था, उसको पतन ऐसा कुछ कहा करते थे प्राचीन भारत में। तो पतन जो है प्राचीन वर्ड है, तो ये बंदरगाह से रिलेटेड है, तो बंदरगाह अधिकारी ये हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 16 अध्यक्ष हैं जिनको हम नाम से गेस कर सकते हैं, और इनको याद करने में हमें कोई ऐसी विशेष डिफिकल्टी नहीं है। अब जो नेक्स्ट मैं 10 ले रही हूँ उनको हमें ट्रिक से याद करना है, क्योंकि उनको नाम से हम गेस नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं वो 10 कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे है लक्षणाध्यक्ष, जिनको कोषाध्यक्ष, मुद्रा या टकसाल अधिकारी भी कहा जाता है। तो फर्स्ट तो दोस्तों सिक्के जारी करने का कार्य है इसका, एंड इसके 4 नाम है, मुद्रा, टकसाल अधिकारी, इससे तो हम गेस कर लेंगे सिक्के जारी करने वाला कार्य करता है। कोषाध्यक्ष से भी हम थोड़ा थोड़ा गेस कर लेंगे, सिक्के जारी करने का कार्य है। और लक्षणाध्यक्ष से कैसे गेस करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई सिक्के के लक्षण कैसे हैं। सिक्के के लक्षण ऐसे होने चाहिए भाई, उस पे एक तो मुद्रा अंकित होनी चाहिए, और उस पे जो भी साइंस है सिक्के के वो सब होने चाहिए। तो सिक्के के लक्षण क्या है, इससे हम याद रख सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट है कूपाध्यक्ष। तो कूपाध्यक्ष कुआ होता है, कूपा यानी कुआ। तो कुआ कहाँ है, जंगल में है, हमें कैसे याद रखना है, कुआ जंगल में है, तो जंगल की वस्तु का निरीक्षण करने वाला ये अधिकारी है। नेक्स्ट है सूनाध्यक्ष।
जो कि बूचड़खाने का अध्यक्ष है। अब आप इमेजिन करो, आपको कोई बूचड़खाने में ले जाके छोड़ देवे तो आपको क्या लगेगा, वहां सब देख के सूना सूना लगेगा। तो आपके लिए वो क्या है, सूनाध्यक्ष हो गया, बूचड़खाने का अध्यक्ष, और वो ही अवध्य पशुओं की देखभाल भी करता था। एंड नेक्स्ट है सूराध्यक्ष। तो सूराध्यक्ष से हम गेस करें तो दोस्तों सूराध्यक्ष, सूर किसको बोलते हैं, देवताओं को। देवताओं का अध्यक्ष कौन था, राजा इंद्र थे। तो राजा इंद्र को सर दोस्तों एनी टाइम किस तरीके से दिखाया गया है कि वो हमेशा शराब पीते रहते थे, इस तरीके से दिखाया गया है। तो सूराध्यक्ष क्या हो जाएगा, आबकारी विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा। अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। तो हमें खानों को क्या देना, आकार देना है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, खानों को आकार देना है, यानी आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट अधिकारी। तो मुद्रा तो सबके पास होने चाहिए, हमें ये लाइन याद रखनी है, बस मुद्रा सबके पास होनी चाहिए। तो मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट अधिकारी। महामात्य परशुरप। तो हमें इस तरीके से इसे याद रखना है कि जो सर्प है ना वो कहाँ छुपा रहता है, गुप्त जगह में छुपा रहता है, यानी बिलों में छुपा रहता है, गुप्त जगहों में छुपा रहता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। महामात्य परशुरप, गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। या दूसरा तरीका इसको याद रखने का, महामात्य गुप्ता, महामात्य गुप्ता, यानी इस गुप्ता सरनेम होता है तो वो गुप्तचर विभाग का जो है अधिकारी हो जाएगा। विविता अध्यक्ष, ये चारागाहों का अध्यक्ष है। तो हमें इस तरीके से याद रखता है, विविता यानी बबीता, हम नाम गेस कर सकते हैं, किसी गर्ल का नाम है बबीता, तो हम क्या कहेंगे, बबीता तो है सारे दिन चढ़ती रहती है, तो है ना। इस बस याद करने के तरीके से हमें याद रखना, अदरवाइज ना ले। तो बबीता सारे दिन चढ़ती रहती है, विविता अध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। और अस्पताल अध्यक्ष, तो हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। हम अस्पताल गए, अस्पताल क्या करने गए, मेडिकल लेने के लिए गए। जनरली हम जाते हैं मेडिकल के लिए, कई बार छुट्टियां ज्यादा हो जाती है तो मेडिकल लेने अपन जाते हैं अस्पताल। तो वहाँ हम क्या करवा रहे हैं, अस्पताल में जाकर लेख लिखवा रहे हैं, मेडिकल लिखवा रहे हैं, तो लिखेंगे ही वो लेख लिखेंगे, तो महालेखागार हो गया। और नेक्स्ट है पोतवाध्यक्ष। तो पोतवाध्यक्ष, पोत तो आप समझते ही हो दोस्तों, नाव होती है। तो आप इमेजिन करो, आप नाव में बैठ के क्या कर रहे हो, मापतोल कर रहे हो, आपके हाथ में तुला है और आप उससे मापतोल कर रहे हो। तो पोतवाध्यक्ष क्या हो गया, मापतोल का अधिकारी। तो दोस्तों इस प्रकार से 26 अध्यक्ष है, हम इनको इजीली याद रख सकते हैं। 16 अध्यक्ष तो वो है जिनको हम इजी गेस कर सकते हैं, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी आप उन्हें पढ़ो तो भी इजीली उनका आंसर दे सकते हो। और ये 10 जो अध्यक्ष है ना वो ऐसे हैं, इनको तो हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम इनको इजी गेस नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हम इन्हें याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें हम किस प्रकार से याद रखेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया है, 18 तीर्थ है ये, तो 4 चौक 16 होता है, तो हमने 4-4 का बंच बना लिया है ताकि इजी वे में हम याद कर सके। और फर्स्ट बंच में हम 6 तीर्थ ले रहे हैं। तो इन तीर्थों को हम किस प्रकार से याद रखेंगे, ये 6 तीर्थ है दोस्तों फर्स्ट बंच में, ये बिल्कुल इजी है, इनको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नाम से ही पता चल जाएगा कि ये कौन से तीर्थ है। तो युवराज, युवराज जो है दोस्तों राजा के सबसे करीबी होता है, उसका बेटा, और राजा का उत्तराधिकारी ये होगा। तो फर्स्ट हमने ये याद रखना है। मंत्री या पुरोहित जो राजा को परामर्श या सलाह देगा, इसको भी याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। युवराज राजा का उत्तराधिकारी, मंत्री या पुरोहित राजा को परामर्श या सलाह देने वाला। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा जाता था। सेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। ये 4 जो है दोस्तों, ये चारों ही राजा के बहुत करीबी माने जाते हैं, एंड इनको याद करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नाम से ही पता चल रहा है कौन क्या करता है। एंड अब 5वां है नागरिक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी, जनगणना करने वाला अधिकारी। नागरिक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी, इसी के साथ आपको याद रखना है ये जनगणना करने वाला प्रमुख अधिकारी था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है, नागरिक जनगणना करने वाला अधिकारी था। और इसी के साथ आपको याद रखना है प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जनगणना मौर्य काल में की गई। तो इस प्रकार से नागरिक क्या हुआ, जनगणना करने वाला अधिकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब आता है 6 दुर्गपाल, तो नाम से ही पता चल रहा है दुर्गों का रक्षक। तो इस प्रकार से फर्स्ट बंच में हमने ये 6 रखे हैं। अब हम नेक्स्ट जो 3 बंच है उसमें 4-4 तीर्थ याद करेंगे। तो आइए देखते हैं। 7वां जो है समाहर्ता, समाहर्ता नाम से ही पता चल रहा है समाहित करना, इकट्ठा करना, संग्रह करना। तो ये क्या करेगा, किसका संग्रह करेगा, राजस्व का संग्रह करेगा, जो भी राजकोष में जो धन संपदा है उनका संग्रह करेगा, राजस्व संग्रह करता इसको कहा गया है। तो ये भी नाम याद करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब नेक्स्ट है सन्निधाता, जिसको कोषाध्यक्ष कहा गया है। तो दोस्तों हम देखें पिक्चरों में आता है सन्नी देओल, जिनका 2.5 किलो का हाथ होता है। 2.5 किलो का हाथ किसी पर लग गया तो उसकी तो टाटा फिश। तो इस प्रकार से
मजबूत आदमी को कोष का कोषाध्यक्ष बनाना होगा ताकि कोष की सुरक्षा हो सके, भाई हमारे धन संपदा की सुरक्षा हो सके। बॉडीगार्ड तो अच्छा रखना होगा, तो इस प्रकार हमने बॉडीगार्ड किसको बनाया है, सन्नी देओल को। तो इससे हमें याद रखना है सन्नी देओल, इट मीन्स सन्नी दाता क्या होता था, कोषाध्यक्ष होता था, कोष की सुरक्षा रखता था, कोषाध्यक्ष होता था। अब है 9th प्रदेष्टा। तो प्रदेष्टा से हमें याद रखना है ये फौजदारी मामलों का मुख्य न्यायाधीश था। प्रदेश में फौज, तो आप ये वर्ड याद रख सकते हो, प्रदेश में फौज, राज्य में फौज, तो प्रदेष्टा फौजदारी मामलों का मुख्य न्यायाधीश। अब 10वां है व्यवहारिक, दीवानी मामलों का मुख्य न्यायाधीश। तो आप इस तरीके से इसको याद रखोगे कि जो भी व्यवहार में अच्छा होगा उसके सब दीवाने होंगे, और हमें नेचुरली जो व्यवहार में अच्छा होता है उसी के पास जाने का मन करता है, उसी के हम दीवाने हो जाते हैं। तो जो व्यवहार में अच्छा होगा उसी के हम दीवाने हो जाएंगे। अब है नेक्स्ट 11 नायक। नायक जो होता था वो सेना का संचालन करता था। तो याद रख सकते हैं हम नायक, एक्टर जो लीडरशिप करेगा वही नायक कहलाएगा, है ना। तो इस प्रकार सेना का संचालन करता था नायक, लीडरशिप करता था। अब आया कर्मांतिक, उद्योग का सर्वोच्च अधिकारी। कर्म, धंधा, उद्योग, तो ये सिमिलर वर्ड है, तो हम आसानी से गेस कर सकते हैं कर्मांतिक क्या होगा। कर्म कौन करेगा, जो उद्योग कर रहा है वही कर्म करेगा। अब है नेक्स्ट दंडपाल। दंडपाल जो है सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी था, यानी सेना के लिए दंडपाल क्या करता था, सामग्री जुटाता था। तो याद रख सकते हैं इसको, वे सेना के लिए डंडे की व्यवस्था करता था। दंडपाल क्या करता था, सेना के लिए डंडे की व्यवस्था करता था, यानी सेना के लिए सामग्री जुटाता था। अब है नेक्स्ट प्राशस्ता, राज्य की सूचनाओं को लिपिबद्ध करने व राज्य की सूचनाओं को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। तो ये जो है राज्य की सूचनाएं किससे बनी हुई थी, कागज से बनी हुई होती थी। तो प्राशस्ता राज्य की सूचनाओं को लिपिबद्ध करता था, राज्य की सूचनाओं को सुरक्षित रखता था। और सबसे सस्ता क्या होता है, सूचना ही होती है। जो सूचना जो है आग की तरह फैल जाती है, सबसे सस्ती होती है, इसलिए हम याद रख सकते हैं सस्ता, प्राशस्ता, राज्य की सूचनाओं को लिपिबद्ध करने व राज्य की सूचनाओं को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। अब नेक्स्ट 4th हम देखते हैं। अब है 15 आठविक। आठविक वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे कि हम वन में क्या लेने जा रहे हैं, आटा लेने जा रहे हैं। वन में हम क्या लेने जाएंगे, आटा लेने जाएंगे। तो आठविक वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट है 2 वारिक, राजप्रसाद का प्रमुख अधिकारी। तो आपको एक वर्ड याद रखना है बस, राजप्रसाद की दीवारें। राजप्रसाद की दीवारें, राजमहल की दीवारें, तो दीवारें से 2 वारिक, और ये क्या है, राजप्रसाद का प्रमुख अधिकारी। अब नेक्स्ट है अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, यानी जहां अंत हो गया, जहां सीमा लग गई, तो सीमा लग गई, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाएगा, अंतपाल कहलाएगा। अंत हो गया, सीमाएं लग गई, यानी किसी भी राज्य का अंत कहाँ होता है, जहां उसकी बॉर्डर होती है वही अंत होता है। तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाएगा। अब नेक्स्ट है अंतवर्षिक, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं, अंतवर्षिक से अंगरक्षक, अंगरक्षक सेना का प्रधान, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान क्या कहलाएगा, अंतवर्षिक कहलाएगा। हम देखते हैं मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन प्रांतों में विभाजित था। अभिलेखों में प्रांतों को चक्र या आहार कहा गया है। और जनरली दोस्तों प्रांतों का जो प्रशासन है या प्रांतों पर शासन राजकुमारों के द्वारा किया जाता था। राजकुमारों के बाद निकट संबंधियों को प्रांतों का प्रशासन दिया जाता था। तो मौर्य काल में 5 प्रांत थे। 4 चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के ही थे और 5वां कलिंग आप सभी को पता है अशोक ने जीता था, तो 5 हो गए थे टोटल मौर्य काल में प्रांत। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी हुआ करती थी, अवंती जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी उज्जैनी होती थी, मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पाटलिपुत्र पूरे साम्राज्य की ही राजधानी होती थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली होती थी। तो इस प्रकार ये 5 प्रांत है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, मध्य देश की पाटलिपुत्र, कलिंग की तोसली। अब हम आगे देखते हैं साम्राज्य विभाजन, यानी किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में शासन किया जाता था। तो सबसे छोटी इकाई दोस्तों लास्ट में आप देखिए 8 नंबर पे ग्राम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ये। इसका जो शासन करता है वो मुखिया या ग्रामिक कहलाता था। अभी वर्तमान में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही है, ग्राम पंचायती हुआ करती है, उस टाइम की भी ग्राम ही है। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं साम्राज्य। तो आप सभी जानते हैं मौर्य साम्राज्य, उसका कौन कहलाएगा शासनकर्ता, सम्राट कहलाएगा। तो अशोक सम्राट कहा जाता है ना, सम्राट अशोक।
तो इसीलिए तो साम्राज्य के सम्राट कहलाते थे शासनकर्ता। प्रांतों के, अभी मैंने आपको बताया प्रांतों पर कौन शासन करते थे, राजकुमार शासन किया करते थे। तो प्रांतों के जो शासनकर्ता है वो राजकुमार कहलाते थे। तीसरा आपको याद रखना विषय या आहार। वर्तमान संदर्भ में देखें तो आज के संदर्भ में जिला जो है उस पर शासन करते थे स्थानिक, उनको स्थानिक कहा जाता था। दोस्तों ये 3 तो आप ऐसे ही याद रख लोगे, इनको कोई याद रखने की आपको ज्यादा नीड नहीं है क्योंकि ये जनरली हम पढ़ते आए तो याद इजीली रख सकते हैं। अब आपको स्थानिक से ही याद रखना है स्थानीय, यानी 4th जो नंबर पे जो आएगा वो स्थानीय है। स्थानीय ये 800 गांवों का समूह होता था। अब इसके बाद से आपको याद रखना है दोस्तों द्रोणमुख खावर्टिक संग्रह। तो आपको इसको एक लाइन के द्वारा याद रखना है, द्रोण खा गया संग्रह किया हुआ सारा। द्रोण खा गया संग्रह किया हुआ सारा। तो द्रोण से द्रोणमुख, खा गया से खावर्टिक, संग्रहण किया हुआ यानी संग्रहण। तो इस प्रकार से आप ये तीनों वर्ड याद रख लेना। और स्थानीय से लेकर संग्रहण तक यहाँ गोप के द्वारा शासन किया जाता था। प्रत्येक गोप के अधीन 10 गांव होते थे। स्थानीय 800 गांवों का समूह है, द्रोणमुख 400 गांवों का समूह है, खावर्टिक 200 गांवों का समूह है, संग्रहण 100 गांवों का समूह है। यानी 800, फिर इसके आधे 400, फिर इसके आधे 200, इसके आधे 100। और ग्राम तो आप सभी को पता है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, इसको याद रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से 8 भागों में मौर्य काल का शासन किया जाता था। सम्राट साम्राज्य के हुआ करते थे, राजकुमार प्रांतों के, स्थानिक विषय या आहार के। इतना तो आप याद रख लोगे। फिर आप याद रख लेना स्थानिक से ही स्थानीय, द्रोण खा गया संग्रह किया हुआ साना, द्रोणमुख खा गया से खावर्टिक, संग्रहण से संग्रहण, और फिर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने मौर्य काल का पार्ट 2 देखा। धन्यवाद दोस्तों।